Good wishes to the students of BCom Honors for Sum. Today we are going to discuss about test of hypothesis about difference between two population means in case of independent sample. पेज नंबर 127 पर देखिए 7.9.2 राइट साइड देखिए टॉपिक है टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन्स इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट सैंपल्स. The difference between means of two samples is significant or not, whether both the samples have been drawn independently from the same population or not. To determine it, the test of significance of difference between two sample mean is worked out and the value of t is calculated. Value of t calculate करेंगे हम. T is equal to x mean 1 minus x mean 2 upon s multiplied by square root of n1 plus n2 divided by n1 n2. n1 प्लस n2 है यहाँ पर फॉर्मूला में थोड़ी मिस्टेक है, इसमें पीडीएफ फाइल में सही कर लेना. n1 प्लस n2 न्यूमरेटर है डिवाइडेड बाय n1 n2. तो यहाँ पर हम दो सैंपल मीन के बीच का डिफरेंस जो है वो टेस्ट करेंगे कि वो सिग्निफिकेंट है या नहीं, चाहे वो इंडिपेंडेंटली सेम पॉपुलेशन से लिए गए हों दोनों सैंपल्स या फिर नहीं. तो इसको कैलकुलेट करने के लिए टी को कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे. अभी हमने डिस्कस किया कि न्यूमरेटर में हम क्या लेंगे, एक्स मीन 1 माइनस एक्स मीन 2. एक्स मीन 1 क्या है, फर्स्ट सैंपल का मीन जो आपने फर्स्ट सैंपल ड्रॉ किया है 7 स्टूडेंट्स का. नीचे देखिए एग्जांपल नंबर 7 में इसकी हेल्प से हम समझ लेंगे इसको फॉर्मूले को. एक्स मीन 1 माइनस एक्स मीन 2, मान लीजिए आपने 7 स्टूडेंट्स का सैंपल लिया है फर्स्ट बॉयज का और सेकंड सैंपल लिया आपने 7 गर्ल्स का. तो इस तरह से जो आपके सैंपल्स हैं वो 7 सैंपल्स बॉयज के और 7 सैंपल गर्ल्स के पॉपुलेशन में से आपने ये 14 सैंपल्स ले लिए. तो फर्स्ट सैंपल का जो मीन आपने निकाला 7 स्टूडेंट्स का वो एक्स मीन 1 और 7 गर्ल्स स्टूडेंट्स का जो आपने मीन निकाला वो एक्स मीन 2 होगा. इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे न्यूमरेटर में. फिर उसके बाद डिनोमिनेटर में क्या लेंगे, एस लेंगे. एस क्या है, कंबाइंड एस्टिमेट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन. इस सैंपलिंग में जो हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन निकल कर आएगी, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना पिछली क्लासेस में मैंने आपको सिखाया था कि कैसे कैलकुलेट करते हैं. कंबाइंड हम इनका निकाल लेंगे. 14 जो आपके ऑब्जर्वेशंस हैं, ये सैंपल आपने 14 स्टूडेंट्स का ड्रॉ किया है 7th एग्जाम्पल में, उसमें इनका स्टैंडर्ड डेविएशन आप कैलकुलेट कर लेंगे और वो एक्स मीन 1 माइनस एक्स मीन 2 मींस डिफरेंस ऑफ दीज सैंपल मींस डिवाइडेड बाय कंबाइंड एस्टिमेट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन. और इसको मल्टीप्लाई करना है फॉर्मूले में स्क्वायर रूट ऑफ n1 प्लस n2. n1 क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन फर्स्ट सैंपल एंड n2 क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन सेकंड सैंपल. फर्स्ट सैंपल आपने कितना ड्रॉ किया 7th एग्जांपल में 7 बॉयज का और 7 गर्ल्स का सेकंड सैंपल आपने ड्रॉ किया. तो n1 क्या है 7 और n2 भी क्या है आपका 7. 7 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 7. तो एग्जाम्पल नंबर 7 की हेल्प से हम ये सीखेंगे कि हम दो पॉपुलेशन मीन के बीच का जो डिफरेंस है, सैंपल मीन के बीच का जो डिफरेंस है वो इंडिपेंडेंट सैंपल्स के केस में सिग्निफिकेंट है या नहीं, ये हम कैलकुलेट करेंगे. 7th एग्जांपल देख लीजिए. मैंने अभी आपको बताया कि पॉपुलेशन में से आपने 2 सैंपल लिए हैं 7 बॉयज और 7 गर्ल्स. इन 2 सैंपल्स का को ड्रॉ करके आपने टेस्ट कंडक्ट किया है इन 14 स्टूडेंट्स का. 7 स्टूडेंट्स का अलग अलग 2 टेस्ट कंडक्ट हैं और इन 14 स्टूडेंट्स के जो रिजल्ट हैं वो कैलकुलेट किए हैं. तो उसमें जो टेस्ट में इनके मार्क्स आए हैं वो बॉयज में 15, 12, 14, 11, 8, 9, 7 और गर्ल्स में जो गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स जो हैं वो 8, 12, अगेन 12, 14, अगेन 14. 6th स्टूडेंट के 6 गर्ल्स एंड फीमेल स्टूडेंट के मार्क्स हैं 10 और 7th फीमेल स्टूडेंट के मार्क्स हैं 11. तो इस तरह से आपने रिकॉर्ड कर लिया जो कि आपके स्टेटमेंट के रूप में आपके सामने है. फिर नेक्स्ट पेज पर जाइए. इस एग्जांपल में हमने क्या करना है, प्रैक्टिकली सोचिए. ये मत सोचिए कि आपको ये एग्जांपल गिवन है
और इसको आपने सोल्व करना है मैथमेटिकली, स्टैटिस्टिकली नहीं। आप ऐसा सोचिए कि आप रिसर्चर हैं, आपने पॉपुलेशन के बारे में कुछ कंक्लूजन निकालना है और उस पॉपुलेशन में से आपने खुद ये 2 सैंपल ड्रॉ किए हैं, फिर टेस्ट कंडक्ट किया, फिर इनके मार्क्स नोट किए हैं। इस तरह से सोचेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो इस स्टेटमेंट में जो इसने कैलकुलेट करने के लिए बोला है वो आपका ऑब्जेक्टिव है एज ए रिसर्चर, जो आपने पॉपुलेशन में से कंक्लूजन निकालना है। Test the difference between the mean marks of boys and girls for the given marks at 5% level of significance using MS Excel. MS Excel की हेल्प से आप 5% सिग्निफिकेंस लेवल पर इन बॉयज और गर्ल्स के जो मीन मार्क्स हैं उनके बीच में जो डिफरेंस है उसको टेस्ट करना चाहते हैं कि क्या वो डिफरेंस जो है मीन मार्क्स में इन बॉयज और गर्ल्स के, क्या वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है। हम ये मान के चलेंगे नल हाइपोथेसिस कि उनके बीच में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है मीन मार्क्स के, जो बॉयज एंड गर्ल्स के जो मार्क्स हैं मीन मार्क्स उनके बीच में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, ये आपका नल हाइपोथेसिस है। तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा कि उनके बीच सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। देखिए यहाँ पर भी मिस्टेक है इस स्टेटमेंट में, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में भी देयर इज नो सिग्निफिकेंस और नल हाइपोथेसिस में भी देयर इज नो सिग्निफिकेंस लिखा हुआ है। तो नल हाइपोथेसिस में हम मान के चले हैं कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द मार्क्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, तो इस एरर को भी ठीक कर लेंगे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में कि देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द मार्क्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। नो काट दीजिए यहाँ से। और स्टेटमेंट में हमें सिग्निफिकेंस लेवल क्या मिला, 5% लेवल पर हमें ये टेस्ट करना है, मींस अल्फा क्या है 0.05। डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है दोनों सैंपल्स को मिला के कितनी है 14, उसमें से 2 माइनस कर देंगे क्योंकि 2 सैंपल्स हैं इसलिए 2 माइनस कर दिया आपने। 14 में से 2 माइनस करेंगे तो 12 जो है आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या करेंगे आप, वर्कशीट ओपन करेंगे एक्सेल में और इस डाटा को एंटर करेंगे। देखिए हम एक्सेल की वर्कशीट को ओपन कर लेते हैं, MS एक्सेल की, और इस तरह से आप ये डाटा एंटर कर लेंगे। मार्क्स ऑफ बॉयज, मार्क्स ऑफ गर्ल्स, मार्क्स ऑफ बॉयज की रो में कॉलम में इन बॉयज के मार्क्स जो आपने टेस्ट कंडक्ट करके उनका रिजल्ट आया है यहाँ पर एंटर कर लेंगे उस डाटा को। फर्स्ट जो बॉय कैंडिडेट है उसके मार्क्स है 15, ऐसे सेकंड के 12, थर्ड के 14, 11, फिर 8, 9, 7। इस तरह से गर्ल्स कैंडिडेट्स के जो मार्क्स हैं टेस्ट में जो आपने सैंपल ड्रॉ किया है गर्ल्स का, उनके जो मार्क्स हैं वो है 8, 12, तीसरे स्टूडेंट के भी 12 हैं, फिर 14, फिर उसके बाद 14 अगेन, फिर 10 एंड 11। इस तरह से ये मार्क्स जो हैं वो आप एंट्री कर लेंगे इसकी MS एक्सेल में। MS एक्सेल में एंट्री कर लेंगे पहले। ये आपका सेकंड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप क्या था, हाइपोथेसिस स्टेट कर लिए हैं आपने कि नल हाइपोथेसिस क्या है कि इनके बॉयज और गर्ल्स के मार्क्स के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आप मान के चले हैं कि इनके बीच में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, सिग्निफिकेंस लेवल मींस अल्फा जो है आपने 0.05 लिया है। डिग्री ऑफ फ्रीडम आपने कैलकुलेट कर लिया फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में आपने MS एक्सेल की इस वर्कशीट में, वर्कबुक में क्या कर लिया, एंटर कर लिया है डाटा अपना जो आपने कलेक्ट किया है। उसके बाद आप क्या करेंगे, मेगा स्टैट में जाएंगे। कहां पर है मेगा स्टैट, पहले भी हमने मेगा स्टैट के बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर परफॉर्म किए हैं। डाटा में जाएंगे, मेगा स्टैट यहाँ पर एक एड इन ऑप्शन है, इसको हमें एड इन करना पड़ता है। लास्ट क्लासेस में मैंने आपको सिखाया था कि मेगा स्टैट को कैसे एड इन करते हैं। एड इन करने के बाद ये इस तरह लास्ट इस रिबन पर लास्ट में ये मेगा स्टैट का ऑप्शन आ जाएगा स्टैटिस्टिक्स का। तो इस मेगा स्टैट ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। हमने मेगा स्टैट पर क्लिक किया। मेगा स्टैट पर क्लिक करने के बाद ये पॉपअप मेन्यू आपका ओपन हो जाता है। आपको क्या करना है, हाइपोथेसिस टेस्ट करना है, तो हाइपोथेसिस टेस्ट पर क्लिक करेंगे। हाइपोथेसिस टेस्ट के बाद आपने यहाँ पर क्या करना है कंपेयर करना है दो इंडिपेंडेंट ग्रुप्स को, क्योंकि 2 सैंपल्स आपने ड्रॉ किए हैं, 2 इंडिपेंडेंट ग्रुप्स हैं वो, और उन इंडिपेंडेंट ग्रुप्स को आपने कंपेयर करना है।
तो सेकंड ऑप्शन यहाँ से करेंगे, कंपेयर टू इंडिपेंडेंट ग्रुप्स। तो दो इंडिपेंडेंट ग्रुप्स को कंपेयर करेंगे जब, तो हम क्या करेंगे, डाटा इनपुट, ये इसमें देखो दो ऑप्शन हैं इसमें, एक तो डाटा इनपुट, एक समरी इनपुट। तो डाटा इनपुट देंगे फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप की। फर्स्ट सैंपल जो आपने ड्रॉ किया है वो उसकी यहाँ पर दे देंगे, और सेकंड सैंपल गर्ल्स का जो आपने ड्रॉ किया है उसकी इनपुट यहाँ पर देंगे। तो फर्स्ट इनपुट जो फर्स्ट सैंपल है आपका बॉयज का है, यहाँ पर उसकी इनपुट दे देंगे, ये बॉयज का डाटा है, इसकी हम इनपुट यहाँ पर दे देंगे। ये आपकी इनपुट यहाँ पर आ गई। ग्रुप 2 में क्या करेंगे, ग्रुप 2 में इनपुट देंगे दूसरे सैंपल की, ये दूसरे सैंपल की आपकी, इसको आप सॉरी यहां से आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। इनपुट दे देंगे सैंपल की, फर्स्ट सेल से लास्ट सेल तक, जहां तक भी आपका डाटा है। तो बी कॉलम की ये सारी वैल्यूज की इनपुट हमने सेकंड ग्रुप में दे दी, क्योंकि बी कॉलम में आपने दूसरा सैंपल रखा है और ए कॉलम में आपने फर्स्ट सैंपल रखा है। तो ए कॉलम की जो वैल्यूज हैं सभी सेल्स की वैल्यू उनको आप सेलेक्ट कर लेंगे ग्रुप 1 में, क्योंकि आपने फर्स्ट सैंपल आपने कहां पर रखा है, ए कॉलम में। तो ए कॉलम की इन सभी वैल्यूज को आप एज एन इनपुट दे देंगे यहाँ, और सेकंड ग्रुप में आप देंगे सेकंड सैंपल की आइटम्स को जो आपने यहाँ पर एंटर की थी एक्सेल में। उसके बाद हाइपोथेसाइज्ड डिफरेंस जो है आपका, वो क्या लेकर चल रहे हैं यहाँ पर, 0, क्योंकि कोई डिफरेंस नहीं है उनके बीच, कोई डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब क्या है, कोई डिफरेंस नहीं है, इसका मतलब क्या है कि उनका डिफरेंस 0 मीन्स वो सेम वैल्यूज हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, मीन्स उनका जो सिग्निफिकेंट डिफरेंस जो है वो 0 है। तो इस तरह से आप यहाँ पर क्या वैल्यू लेंगे, 0 लेंगे। और यहाँ पर क्या लेंगे भाई, अगर दोनों सेम है मीन्स कोई डिफरेंस नहीं है उनमें, तो उनका डिफरेंस जो है वो 0 आएगा। ये नल हाइपोथेसिस आप लेकर चले थे। अल्टरनेट हाइपोथेसिस में क्या लेके चले थे कि हाँ उनके बीच में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, इसका मतलब वो सेम नहीं है, नॉट इक्वल है। अल्टरनेटिव क्या है आपका, नॉट इक्वल। फिर उसके बाद टेस्ट आपने कौन सा अप्लाई करना है इसमें, टी टेस्ट पूल्ड वेरिएंस का। टी टेस्ट जो है वो पूल्ड वेरिएंस का आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके कॉन्फिडेंस इंटरवल आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। कॉन्फिडेंस इंटरवल जो सिग्निफिकेंस लेवल आपको गिवन है वो 5% है, तो यहाँ पर 95% सेलेक्टेड है, सही है। उसके बाद आप क्या करेंगे कि ओके पर क्लिक कर देंगे। ये सभी वैल्यूज आपने यहाँ पर दे दी हैं। टी टेस्ट आप पूल्ड वैल्यूज का कैलकुलेट करने जा रहे हैं 95% सिग्निफिकेंस लेवल पर। हाइपोथेसाइज डिफरेंस मींस देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन दीज मार्क्स, मींस सिग्निफिकेंट डिफरेंस जो है 0 है, हाइपोथेसाइज्ड डिफरेंस जो है इनका 0 है। और 0 नहीं है का क्या मतलब है, नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अल्टरनेटिव जो दे दिया नॉट इक्वल दे दिया। ओके पर क्लिक करेंगे, फिर आउटपुट आएगी जिसमें आपका रिजल्टेंट होगा जो आप टेस्ट करना चाहते थे, वो पूरा एनालिसिस यहाँ पर ये शो करेगा। मार्क्स ऑफ बॉयज और मार्क्स ऑफ गर्ल्स में मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन और एन की टेबल दिया है इसने पहले तो, कि नंबर एन क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स 7 बॉयज की थी और 7 गर्ल्स की। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है दोनों की, बॉयज की 3.02 और गर्ल्स की क्या है 2.15। टेबल में देखिए मीन दोनों का क्या आया, कैलकुलेट करके बता दिया इन्होंने, इसने एमएस एक्सेल ने, कि 10.86 बॉयज के मार्क्स का मीन है और गर्ल्स के मार्क्स का मीन जो है वो मीन वैल्यू क्या है 11.57। डिग्री ऑफ फ्रीडम 14 में से 2 लेस करके इसने 12 कैलकुलेट करके दिखा दिया। डिफरेंस बता दिया मार्क्स ऑफ बॉयज और मार्क्स ऑफ गर्ल्स के बीच में -0.714। पूल्ड वेरिएंस जो है 6.881 है। पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन जो है 2.623 है। स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस है 1.402। हाइपोथेसाइज्ड डिफरेंस जो है वो 0 है। टी वैल्यू कितनी कैलकुलेट करके दिखाई है इसने, जो फॉर्मूला अभी हमने बताया था वो फॉर्मूला इसने खुद ही अप्लाई करके ये वैल्यू कैलकुलेट करके हमें बता दी। वो वैल्यू है -0.509। और पी वैल्यू टू टेल्ड की हम टेबल में देखी वो क्या है
0.6197। तो इस p वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे किससे? नेक्स्ट जो स्टेप है हमारा इंटरप्रिटेशन का है, इसको हम कंपेयर करेंगे हमारे सिग्निफिकेंस लेवल से। सिग्निफिकेंस लेवल क्या है? 0.05। 0.05 से हम कंपेयर करेंगे इस p वैल्यू को, जो कि क्या है? 0.6197। क्या p वैल्यू जो है वो सिग्निफिकेंस लेवल से ज्यादा है? जी, p वैल्यू जो है वो सिग्निफिकेंस लेवल से ज्यादा है, तो नल हाइपोथेसिस को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। इसका मतलब क्या है कि नल हाइपोथेसिस में हमने क्या मान के चले थे कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन दीज मार्क्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। तो इन दोनों सैंपल्स के जो मार्क्स है उनके बीच में, मीन के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, ये मानकर चले थे, तो वो बात सच है, क्योंकि जो आपकी p वैल्यू है वो सिग्निफिकेंस लेवल से ज्यादा है, इसलिए आपने नल हाइपोथेसिस को क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया कि नल हाइपोथेसिस में जो आप मानकर चले थे वो सही है। उसके अलावा हम t की कैलकुलेटेड वैल्यू को टेबल वैल्यू से भी कंपेयर करेंगे। t की यहाँ पर कैलकुलेटेड वैल्यू क्या है? देखिए 0.509। 509 का मतलब क्या है? 51। 0.51 जो की वैल्यू ये है, जिस पर मैं माउस पॉइंटर को मूव कर रहा हूँ, टी वैल्यू कैलकुलेट करके इसने बताई है। इस टी वैल्यू को हम कहाँ पर देख सकते हैं? टेबल में भी देख सकते हैं। तो इस वहां पर टेबल की वैल्यू है उससे इसको कंपेयर करेंगे। टेबल से जो वैल्यू हमें पता चलती है वो 2.1788 है, 2.1788। तो उस टेबल वैल्यू से इस कैलकुलेटेड वैल्यू को हम कंपेयर कर लेंगे। अगर कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो टेबल वैल्यू से कम है तो नल हाइपोथेसिस को हम सेलेक्ट करते हैं। अगर आपकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू ये जो कैलकुलेट की है आपने फार्मूला अप्लाई करके, टी की वैल्यू जो ये कैलकुलेट की है 0.51 मींस 0.509, ये यदि टेबल वैल्यू से कम है, if calculated value is less than table value then we will accept the null hypothesis। तो यहाँ पर देखिए क्या कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से कम है? हाँ जी कम है, 0.51 जो है वो 2.1788 से तो कम है, इसलिए हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इन दो तरीके से p वैल्यू के हेल्प से और कैलकुलेटेड वर्सेस टेबल वैल्यू की हेल्प से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि नल हाइपोथेसिस को आपने सेलेक्ट करना है या रिजेक्ट करना है। देखिए हमने यहाँ पर नल हाइपोथेसिस को सेलेक्ट कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है, तो हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द मार्क्स ऑफ द दीज टू ग्रुप्स। इन बॉयज और गर्ल्स के मार्क्स के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। शीट 1 ये है आपकी, ये शीट 1 है जहां पर आपका ये डाटा है जिसको आपने सेलेक्ट किया था, और ये आउटपुट शीट है जिस पर आपने मेगास्टैट की हेल्प से टेस्ट किया है इंडिपेंडेंट ग्रुप्स को टी टेस्ट और पूल्ड वेरिएंस के बिहाफ पर। तो ये था आपका एक्सपेरिमेंट जो कि आपने प्रैक्टिकल फाइल के लिए भी प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट है आपका, चलिए नेक्स्ट पर हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। ये था आपका यही वाला एग्जाम्पल जो मैं सॉल्व करा रहा था आपको पीडीएफ फाइल में। चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका 7.9.3 टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स इन केस ऑफ डिपेंडेंट सैंपल्स। वहां पर क्या थे? इंडिपेंडेंट सैंपल्स, और यहां पर क्या है? डिपेंडेंट सैंपल्स। डिपेंडेंट सैंपल्स के केस में दो मीन्स के बीच का जो डिफरेंस है वो आप टेस्ट करना चाहते हैं। टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स किस केस में? डिपेंडेंट सैंपल्स के केस में, पेयर्ड टेस्ट के केस में। और सैंपल क्या आप ड्रॉ कर रहे हैं? कैसा? स्मॉल सैंपल। लार्ज सैंपल यहाँ पर ड्रॉ नहीं कर रहे हैं। कौन सा सैंपल ड्रॉ कर रहे हैं? स्मॉल सैंपल मींस 30 से कम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आप अपने सैंपल में सेलेक्ट कर रहे हैं। तो देखिए जरा इस टेस्ट की थ्योरी में पढ़ लेते हैं पहले कि मैनुअली इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम, और उसके बाद हम सीखेंगे कि एमएस एक्सेल में इसको कैसे अप्लाई करते हैं। तो टॉपिक देखिए जरा, टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स इन केस ऑफ डिपेंडेंट सैंपल्स। यहाँ पर ध्यान देना, डिपेंडेंट सैंपल्स को अंडरलाइन कर लेना, पेयर्ड टेस्ट को अंडरलाइन कर लेना, और स्मॉल ये तो आपको पता ही है कि सैंपल टेस्टिंग हम कर रहे हैं। व्हेन द सैंपल्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, जब आपके जो
सैंपल्स हैं वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। जैसे मान लीजिए एडवर्टाइजमेंट और सेल्स, ये दो आप वेरिएबल्स की स्टडी कर रहे हैं, तो सेल्स जो है वो एडवर्टाइजमेंट पर डिपेंड करती हैं, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट ज्यादा होंगी तो सेल्स भी आपकी बढ़ेंगी। अदर थिंग्स बीइंग रिमेन सेम, अदर थिंग्स को अगर आप नेग्लेक्ट कर दें, क्योंकि सेल्स तो आपके दूसरे फैक्टर्स से भी बढ़ सकती है। यहाँ पर अगर हम ये मान के चलें कि सेल्स जो है उस पर एडवर्टाइजमेंट का इम्पैक्ट है, कि एडवर्टाइजमेंट ज्यादा करने से आपकी सेल्स बढ़ती हैं और एडवर्टाइजमेंट कम करने से आपकी सेल कांस्टेंट रहेंगी, मींस उन पे कोई चेंज नहीं आएगा ज्यादा। तो इस तरह से आप डिपेंडेंट जो सैंपल्स हैं वो आप ड्रॉ करते हैं। द पेयर्ड सैंपल टेस्ट टी टेस्ट इज यूज्ड। हम यहाँ पर पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट यूज करेंगे। द सैंपल आर सेड टू बी डिपेंडेंट। सैंपल्स तब डिपेंडेंट कहे जाते हैं व्हेन द एलिमेंट इन वन सैंपल आर रिलेटेड टू दोज इन द अदर इन एनी मीनिंगफुल मैनर। एक सैंपल के जो एलिमेंट्स हैं दूसरे सैंपल के एलिमेंट्स से इंटर रिलेट करें मीनिंगफुल मैनर में, तब हम उनको डिपेंडेंट कहेंगे। पेज नंबर 131 पर देखिए ऊपर, टी स्टैटिस्टिक यहाँ पर कैसे फाइंड आउट करेंगे। ऊपर लेंगे न्यूमरेटर में डेविएशन माइनस 0 और नीचे नोमिनेटर में स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n। डी बार लिया है आपने, डी बार माइनस 0 और डिवाइडेड बाय एस डी डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n। इससे आप डिवाइड कर देंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम आप क्या लेंगे यहाँ पर, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस माइनस 1। डी बार क्या है, मीन ऑफ दीज डिफरेंसेस। जो डिफरेंस आपने कैलकुलेट किए हैं इन दो सैंपल्स के बीच के जो डिफरेंसेस हैं, उन डिफरेंसेस का आप मीन निकाल लेंगे तो वो डी बार होगा। डी बार किसको शो कर रहा है, दैट इज द मीन ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन द वैल्यूज ऑफ दीज ऑब्जर्व्ड आइटम्स। दो ग्रुप्स के जो आइटम्स हैं जो एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, उनके बीच का जो डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे आप और उन डिफरेंसेस का मीन कैलकुलेट कर लेंगे, तो उसको डिनोट कर रहे हैं आप डी बार से। डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर n-1 लेंगे। n किसको डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ पेयर्स और द नंबर ऑफ डिफरेंसेस। नंबर ऑफ पेयर्स यहाँ पर ये नहीं है कि आपने 8 आइटम्स पहले सैंपल में ली हैं और 8 आइटम्स दूसरे सैंपल में ली हैं तो आपकी 16 ऑब्जर्वेशंस हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। n आप 8 लेंगे क्योंकि 8 पेयर्स लिए हैं आपने, यहाँ पर 8 जो हैं वो डिफरेंसेस आए हैं आपके। एग्जाम्पल नंबर 8 की हेल्प से हम इसको करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 में देखिए 10 पेयर्स दे रखे हैं आपको डाटा के। मेटल ट्रेसेस जो है बॉटम वाटर में और सरफेस वाटर में वो मेजर किए हैं, उसका डाटा आपको गिवन है कि मेटल ट्रेसेस इन बॉटम वाटर और मेटल ट्रेसेस इन सरफेस वाटर। सरफेस वाटर में क्या वैल्यू आई है और बॉटम वाटर में इन ट्रेसेस की, मेटल ट्रेसेस की क्या वैल्यू आई है, तो ये वैल्यूज आपको गिवन है। तो पूछा है आपसे कि डज द डाटा सजेस्ट दैट द ट्रू एवरेज कंसंट्रेशन इन द बॉटम वाटर एक्सीड्स दैट द सरफेस वाटर। क्या बॉटम वाटर की कंसंट्रेशन की जो एवरेज है, ट्रू एवरेज है, वो एक्सीड करती है, ज्यादा है सरफेस वाटर में कंसंट्रेशन जो है उसके एवरेज से। तो हमें इनडायरेक्ट वे में यही टेस्ट करने के लिए बोला है कि क्या उन दोनों के मीन के बीच में कोई डिफरेंस है या नहीं। तो हम मान लेते हैं कि सरफेस और बॉटम में जो हमने ट्रेसेस किए हैं मेटल में, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, मींस दोनों इक्वल हैं। अगर इक्वल है तो उनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या होगा, 0 होगा। ये आप नल हाइपोथेसिस लेके चले हैं, तो इसलिए आपने नल हाइपोथेसिस क्या स्टेट कर लिया, म्यू डी इज इक्वल टू 0, जो इनके द बॉटम मेटल ट्रेसेस इज इक्वल टू द सरफेस मेटल ट्रेसेस। और फिर आपका क्या बचेगा, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जो आपको देखिए स्टेटमेंट में बोला गया है कि क्या ये एक्सीड करता है। तो एक्सीड करने का क्या मतलब है कि पहला जो मींस बॉटम का जो वो ट्रेसेस हैं मेटल की, वो हाइयर हैं सरफेस मेटल ट्रेसेस से, तो ग्रेटर देन ले लेंगे इसमें, क्योंकि बोला ही गया है स्टेटमेंट में ये टेस्ट करने के लिए। और डी यहाँ पर क्या है, डिफरेंस है दोनों का, बॉटम और सरफेस में इन की ट्रेसेस का। स्टेप 2 में हमने क्या लिया, सिग्निफिकेंस लेवल ले लिया 5%। और थर्ड स्टेप में देखिए क्रिटिकल वैल्यूज और रिजेक्शन रीजन हम ले लेंगे
क्रिटिकल वैल्यूज और रिजेक्शन रीजन। क्रिटिकल वैल्यू और रिजेक्शन रीजन हम क्या लेंगे, देखिए अल्फा क्या है आपका 0.05, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, 10 आइटम्स हैं यहाँ पर, 10 पे हैं, उसमें से एक माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। टी 0.05 के सिग्निफिकेंस लेवल पर टी वैल्यू आप देख लेंगे जो कि क्या आएगी 1.833, वो आप टेबल में देख लेंगे कि इसकी वैल्यू क्या आएगी 1.833, टेबल वैल्यू आपकी जो है टी वैल्यू वो क्या है 1.833, वो आप टेबल में देख लेंगे। रिजेक्शन रीजन क्या हो जाएगा फिर आपका, अगर इससे ज्यादा हुई आपकी टी जो अभी आप कैलकुलेट करेंगे, ये तो जो है टेबल वैल्यू है, ठीक है, और अभी आप कैलकुलेट करेंगे वैल्यू, कैलकुलेटेड निकालेंगे, तभी तो कैलकुलेटेड वैल्यू को टेबल वैल्यू से कंपेयर कर पाएंगे। तो टेबल वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली, टेबल में से तो जस्ट देख कर आपको देखना है वैल्यू उसकी, तो टेबल वैल्यू आपने देख ली 0.05% 5% सिग्निफिकेंस लेवल पर टी की जो वैल्यू होगी वो टेबल से देख लेंगे आप 1.833 होगी। रिजेक्शन रीजन मींस अब आप हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे, नल हाइपोथेसिस को, यदि म्यू टी जो है टी वैल्यू जो कैलकुलेटेड वैल्यू जो आप कैलकुलेट करेंगे वो अगर इस टेबल वैल्यू से ज्यादा हुई 1.833 से ज्यादा हुई, तब फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, कैलकुलेट करने का टी वैल्यू, क्योंकि हमने टेबल वैल्यू तो देख ही ली, अब हम कैलकुलेट भी कर लेते हैं, जो कैलकुलेटेड वैल्यू हमारी आएगी उसको फिर हम कंपेयर कर लेंगे टेबल वैल्यू से। तो कैलकुलेटेड वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो अभी हमें ऊपर फॉर्मूला बताया गया था ये वाला, देखिए मेरा कर्सर है यहाँ पर, मीन माइनस 0 डिवाइडेड बाय एसडी डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एन, ये पूरे के अपॉन में है। तो इसकी इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, कैलकुलेटेड वैल्यू, टी की कैलकुलेटेड वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो इन दोनों का डिफरेंस का जो डिफरेंस निकाल लेंगे, देखिए इनको वर्टिकली लिख लेंगे आप, मेटल ट्रेसेस की और सरफेस वाटर की, बॉटम वाटर की जो मेटल ट्रेसेस हैं वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकली लिख लेंगे। वैसे तो ये कॉपी पेन में मैनुअली हम सोल्व इसमें लिख लेते हैं हम, जैसे मान लीजिए ये वो वैल्यूज हैं आपकी, बॉटम में जो वैल्यू हैं वो यहाँ पर हैं और सरफेस वाटर में जो हैं वो यहाँ पर हैं, बॉटम वाटर मान लीजिए मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ ये सब, ठीक है। बॉटम वाटर में जो वैल्यूज है 0.430, फिर उसके बाद दूसरी वैल्यू है 0.266, तीसरी वैल्यू है आपकी 0.567, फिर चौथी वैल्यू आपकी क्या है 0.531, फिर पांचवी वैल्यू है आपकी 0.707, फिर नेक्स्ट वैल्यू है 0.716, नेक्स्ट वैल्यू है आपकी 0.651, नेक्स्ट वैल्यू है आपकी 0.589, नेक्स्ट वैल्यू है आपकी 0.589 के बाद नाइन्थ वैल्यू 0.469 और लास्ट वैल्यू है आपकी 10th ऑब्जर्वेशन बॉटम वाटर की हैं ये 0.723। फिर हम किन की वैल्यूज लिख लेंगे, जो सरफेस वाटर में है, पहले बॉटम वाटर में जो ट्रेस्ड वैल्यू है इनकी, वाटर की मेटल की जो ट्रेस्ड वैल्यू है बॉटम वाटर में, मींस वाटर के अंदर तली में बिल्कुल वहां पर जो वैल्यूज हैं मेटल की वो ये हैं, और सरफेस पर कितनी है, सरफेस पर देखिए सरफेस 0.415, नेक्स्ट वैल्यू है आपकी 0.238, नेक्स्ट वैल्यू 0.90, नेक्स्ट वैल्यू है आपकी 0.410, नेक्स्ट वैल्यू है आपकी 0.410 के बाद 0.605, नेक्स्ट वैल्यू है 0.09, नेक्स्ट वैल्यू है आपकी 0.632, उसके बाद है आपकी वैल्यू
0.523, सेकेंड लास्ट जो वैल्यू है 0.411 और लास्ट वैल्यू है आपकी 0.612। अब आपके पास कितने पेयर्स हैं ऑब्जर्वेशंस के? देखिए एक पेयर तो ये हो गया, बॉटम वाटर और सरफेस वाटर को मिला के एक पेयर तो ये हो गया, दूसरा पेयर ये, तीसरा पेयर ये, चौथा पेयर ये, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। 10 पेयर हैं आपके। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ जाएगी? 10 - 1 9 तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगी आपकी। वो आपने अभी मैंने स्टेप 3 में आपको बताया था डिग्री ऑफ फ्रीडम, जब टेबल वैल्यू टी की हमने फाइंड आउट की थी। तो अब हम कैलकुलेटेड वैल्यू इसकी फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? डी मीन चाहिए। डी मीन कैसे निकालेंगे आप? पहले इसके डिफरेंसेस निकालेंगे। डिफरेंसेस आप निकाल लें इनके। डिफरेंसेस कैसे निकालेंगे? इन दोनों के डिफरेंसेस कैसे निकालेंगे? बॉटम वाटर की जो मेटल वैल्यूज हैं उनमें से माइनस कर देंगे सरफेस वैल्यूज को, इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। मींस इस वैल्यू में से ये माइनस कर दो, इसमें से ये माइनस कर दो, इसमें ये माइनस कर दो, ये आपके आ जाएंगे डिफरेंसेस। तो इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे इसको? इज इक्वल टू दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू, एंटर। ये आ गया आपका डिफरेंस इन दोनों के बीच का, और फिर इसको नीचे ड्रैग करेंगे आप, ये इन सभी का डिफरेंस आ गया। इन डिफरेंसेस का आप मीन निकाल लेंगे। मीन कैसे निकालेंगे? मीन कैसे निकालेंगे कि इन सभी का टोटल ऊपर होगा न्यूमरेटर। मीन आपको निकालना आता है, इन वैल्यूज का मीन कैसे निकालेंगे आप? डी मीन, डी बार कैसे निकाल लेंगे? इन सभी का टोटल न्यूमरेटर में और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस नीचे, 10 ऑब्जर्वेशन है, ये 10 नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो इन सभी का टोटल कर लेते हैं हम, ऑटो सम से इनका टोटल हो जाएगा। फॉर्मूलाज में ये रहा ऑटो सम, इन वैल्यूज को सिलेक्ट कर लेते हैं, इन सभी वैल्यूज का ऑटो हो जाएगा नीचे। ये देखो 0.184 आ गया। ये 0.184 जो आया है इसको डिवाइड कर लेंगे हम 8 से 10 से। हमारा जो डी मीन आ जाएगा, डी बार जो आएगा वो क्या कैसे आएगा? इसको हम डिवाइड कर लेंगे 10 से, इज इक्वल टू दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू, तो ये क्या आ गई आपका 0.0804। 0.0804 ये आप पहले कैलकुलेट कर लीजिए फॉर्मूले में। यहाँ पर इसी वैल्यू को वहां पर लिया है, ये आपने कैलकुलेट मैनुअली किया है कॉपी पेन से। मैं यहाँ पर एक्सेल में जो सोल्व करके दिखा रहा हूँ, ये आप कॉपी में कर रहे हैं पेन से। अभी हम एमएस एक्सेल में नहीं कर रहे कुछ, एमएस एक्सेल में तो अभी करेंगे इसको। एमएस एक्सेल में ये कैलकुलेशंस आपको मैनुअली करने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधा इनपुट रेंज देंगे और वो सब कुछ कैलकुलेट करके अपने आप ही दिखा देगा। एमएस एक्सेल जो है उसमें मेगा स्टैट ऑप्शन की हेल्प लेंगे हम, और ये सब कुछ तो वो अपने आप ही कैलकुलेट करके दिखा देगा, सिर्फ आपको ये इनपुट रेंज देनी है। आप अगर मैनुअली इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो इस तरह से कॉपी पेन से आप इसको सोल्व करेंगे। तो देखिए जरा यहाँ पर आपकी पीडीएफ फाइल में कि फॉर्मूले में कैसे कैलकुलेट किया है, ये देखिए। स्टेप 4 में टी की वैल्यू जो है कैलकुलेटेड वैल्यू वो कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं। ऊपर क्या लिया है? डी बार लिया है, जो डी बार अभी हमने कैलकुलेट किया है। डी बार क्या है? मीन है इनकी ऑब्जर्व्ड वैल्यूज की डिफरेंस का जो मीन है वो ऊपर आ जाएगा। फिर उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन भी आपको जैसे आपने मीन निकाला है वहां पर, वैसे ही आप स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल लेंगे उनका डिफरेंस का, उन डिफरेंसेस का, इन वैल्यूज का आप स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल लेंगे कॉपी पेन से। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला आपको पता है, यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन भी कैलकुलेट कर लेंगे, या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन एमएस एक्सेल में फॉर्मूला अप्लाई करके भी आप कर सकते हैं, मैनुअली भी आपको आना चाहिए। स्टैंडर्ड डेविएशन आप कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पर, जो कि क्या आएगा? ये आएगा आपका 0.0523। उसके बाद नीचे स्क्वायर रूट ऑफ एन की वैल्यू क्या है? 10 रख देंगे यहाँ पर, तो पूरी वैल्यू ये कैलकुलेट होके क्या आ जाएगी? 4.86। देखिए जहां पर ये मेरा कर्सर है, ये जो वैल्यूज हैं इसको टी वैल्यू को हम कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि क्या आएगी? 4.86। इस तरह से इसको कैलकुलेट करने के बाद कैलकुलेटर अलाउड है आपका, सिंपल, साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड नहीं है इसमें। फिर उसके बाद रिजल्ट्स को हम इंटरप्रेट करेंगे कैसे? कैलकुलेटेड वैल्यू और टेबल वैल्यू के, क्रिटिकल वैल्यू के बेसिस पर, कैलकुलेटेड वैल्यू और टेबल वैल्यू के बेसिस पर
अब ये देखिए कि जो हमने वैल्यू कैलकुलेट की है 4.86, वो टेबल क्रिटिकल वैल्यू से ज्यादा कम है। 4.86 तो 1.833 से ज्यादा है। हम सेलेक्ट कर एक्सेप्ट कर कब करते हैं नल हाइपोथेसिस को, जब आपकी क्रिटिकल वैल्यू जो है वो लेस देन टेबल वैल्यू हो। क्रिटिकल वैल्यू जो है वो लेस देन कैलकुलेटेड वैल्यू हो। टेबल वैल्यू जो है वो कम हो कैलकुलेटेड वैल्यू से, तो हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो लेकिन अब यहां पर देखिए, जो ये कैलकुलेटेड वैल्यू है वो ग्रेटर देन टेबल वैल्यू है, तो इसलिए नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट कर देंगे। सेलेक्ट कर लेते यदि ये टेबल वैल्यू जो है वो लेस देन क्रिटिकल वैल्यू होती, तो हम इसको एक्सेप्ट कर लेते। तो अब देखिए कंक्लूजन क्या निकलकर सामने आया है कि सिग्निफिकेंस लेवल 5% पर हम ये कंक्लूजन निकालते हैं कि ऑन एवरेज द बॉटम जिंक कंसंट्रेशन इज हायर देन द सरफेस जिंक कंसंट्रेशन, कि बॉटम पर जो जिंक कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है सरफेस जिंक कंसंट्रेशन से। वैसे भी जिंक की कंसंट्रेशन हम अब अगर पानी में नीचे डुबो कर देखें, वहां पर जो कंसंट्रेशन आएगी और सरफेस पर जो उसकी कंसंट्रेशन होगी, उनमें दोनों में डिफरेंस होता है। बॉटम में जो उसकी कंसंट्रेशन आएगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी किससे। लेकिन इस तरह से फिलोसफी पर नहीं जाएंगे हम कि हमें तो पता है कि बॉटम में ज्यादा होती है और सरफेस में कम होती है। जैसे अभी मैंने कहा कि हमें पता ही होता है ये तो, लेकिन हमें ये टेस्ट करना कि ऐसा होता है वास्तव में या नहीं है। ये टेस्ट हमें करना है, हमें प्रूव करना है कि ये जो चीज है, ये जो हम क्लेम कर रहे हैं, ये सही है या गलत है। क्योंकि हमें फ्यूचर की फोरकास्टिंग करनी है, सेल्स एस्टिमेट करने हैं, डिमांड को एस्टिमेट करना है कि डिमांड कितनी होगी आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की। उनके बेसिस पर आप ये डिटरमाइन कर पाएंगे कि सेल्स जो है वो आपकी कितनी होंगी। सेल्स जब आप डिटरमाइन कर लेंगे तो प्रोडक्शन आप उतने ही करेंगे, उस हिसाब से प्रोडक्शन को भी प्लान कर लेंगे। प्रोडक्शन और किस पर डिपेंड करती है, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी पर भी करती है। आप ये भी एस्टिमेट कर सकते हैं कि फ्यूचर में हमें इतना रॉ मटेरियल अवेलेबल भी हो जाएगा या नहीं इसी प्राइस पर, जिस प्राइस पर हम चाहते हैं। या फिर टैक्सेशन स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस आ जाएंगे, बीच में ही जीएसटी अप्लाई हो गया और फिर टैक्स स्ट्रक्चर में चेंज होने से रॉ मटेरियल पर क्या फर्क पड़ा। तो इस तरह से आप ये कंक्लूजन्स निकाल लेंगे। एमएस एक्सेल में इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, ये देखिए जरा नेक्स्ट पेज पर। इसी को ही हम एमएस एक्सेल में सोल्व करके देखिए। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। एमएस एक्सेल में इसको कैसे सोल्व करेंगे, वही सेम हम क्या करेंगे, आपका जो डिफरेंस है पॉपुलेशन मीन के बीच में, म्यू डी जो है वो इक्वल टू 0 ले लिया आपने, और म्यू डी जो है वो ग्रेटर देन 0 ले लिया। सिग्निफिकेंस लेवल जो आपने 5% ले लिया और डिग्री ऑफ फ्रीडम भी यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखा दिया कि ये है। और फिर इन वैल्यूज को आपने एमएस एक्सेल में एंट्री कर दी। स्टेप सेकंड में क्या क्या दिखाया, अभी मैंने जैसे अभी एंट्री की थी इनकी एमएस एक्सेल में, इस तरह से आर्स एक्सेल में इनके एंट्री कर देंगे। तो देखिए मैंने रखी है, इसको डाटा को डिलीट कर देते हैं, जो इससे पहले वाले एक्सपेरिमेंट का था इसको डिलीट कर देते हैं। इस डाटा को हम यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कट पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पर, कंट्रोल V, ये आपका कट पेस्ट हो गया। यहाँ पर आप क्या लिख लेंगे, क्या नंबर लिख लेंगे इनका, कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं, सीरियल नंबर लिख लेंगे, बाकी सब आप डिलीट कर देंगे। ये आपकी रफ कैलकुलेशंस थी। अब आप मैं एक्सेल में इसको कैसे सोल्व करेंगे, ये कितनी पेयर्स हैं ऑब्जर्वेशंस के, ये फर्स्ट है, फिर सेकंड, फिर थर्ड। आगे लिखने की जरूरत तो नहीं है, इसी को ड्रैग कर लो। यहाँ पर देखिए ऊपर राइट कॉर्नर पे प्लस का सिंबल जो है वो ब्लैक हो गया, इसको पकड़ के खींच दो, ड्रैग कर दो नीचे, तो अपने आप ही 10 तक ये इनके सीरियल नंबर्स लिख देगा। तो बॉटम वाटर में सरफेस वाटर की जो ये वैल्यूज हैं, इनके कितने पेयर हैं आपके पास, 10 पेयर्स हैं। तो इस डाटा को आपने यहाँ पर एंटर कर दिया। फिर आप क्या करेंगे, मेगा स्टैट में ऑप्शन में जाएंगे,
ऐड इन तो आप कर ही चुके हैं। ऐड इन करने के बाद जो आपका मेगा स्टैट डाटा में आ गया, इस रिबन पर लास्ट में ये देखिए मेगा स्टैट का ऑप्शन आ गया, स्टैटिस्टिक्स। मेगा स्टैट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। मेगा स्टैट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हाइपोथेसिस टेस्ट पर क्लिक करेंगे, और हाइपोथेसिस टेस्ट के बाद हमारे पास कैसी ऑब्जर्वेशंस हैं, पेयर्ड ऑब्जर्वेशंस हैं। ये देखिए पेयर्ड ऑब्जर्वेशंस को हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, क्योंकि पेयर्स है ना, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के हमारे पास पेयर्स हैं। कितने पेयर्स हैं? 10 पेयर्स हैं। तो पेयर्ड ऑब्जर्वेशंस को कैसे हम यहाँ पर इससे रिलेटेड जो है वो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस करेंगे, यहाँ पर हम इसको एनालाइज करेंगे। तो देखिए दो ग्रुप्स हैं आपके पास, डाटा इनपुट दे देंगे फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप की। फर्स्ट ग्रुप की डाटा इनपुट देंगे और सेकंड ग्रुप की डाटा इनपुट दे देंगे आप। फर्स्ट ग्रुप में बॉटम वाटर की दे रहे हैं, ये दे दिया आपने फर्स्ट ग्रुप की, और सेकंड ग्रुप में आप सरफेस वाटर की दे रहे हैं, सरफेस वाटर की दे दीजिए यहाँ से। सरफेस वाटर की इनपुट आपने यहाँ पर दे दी। उसके बाद हाइपोथेसाइज्ड डिफरेंस आप क्या लेकर चले हैं? 0। और अल्टरनेटिव क्या लेकर चले हैं? नॉट इक्वल। टेस्ट अप्लाई करेंगे यहाँ पर टी, और सिग्निफिकेंस लेवल कितना लिया है? 95%। फिर आप क्या करेंगे? ओके पर क्लिक कर देंगे। ये सब चेक कर लीजिए दोबारा। रेंज आपने क्या सेलेक्ट किया है? ग्रुप 1 में फर्स्ट ग्रुप की बॉटम वाटर में जो जिंक की कंसंट्रेटेड वैल्यू है वो वैल्यूज आपने एज ए ग्रुप फर्स्ट ले लिया है, सैंपल फर्स्ट सैंपल। सेकंड ग्रुप ने यहाँ पर लिया है पेयर्ड, एक दूसरे पर डिपेंड है ये, ठीक है, ऑब्जर्वेशंस, इसलिए पेयर्ड ऑब्जर्वेशंस लिए हैं। तो अल्टरनेटिव आपने नॉट इक्वल टू लिया है, और इसके अलावा हाइपोथेसाइज्ड डिफरेंस आपने क्या लिया है? 0। टी टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर किस कॉन्फिडेंस लेवल पर? 95%। मींस सिग्निफिकेंस लेवल आपका यहाँ पर क्या है? 5%। अल्फा की वैल्यू क्या है? 0.05। तो ओके पर क्लिक करें, आपको कैलकुलेट करके दिखा देगा। ऐसे ही यहाँ पर आउटपुट शीट आ जाएगी। आउटपुट शीट में आपको कैलकुलेट करके दिखा रहा है टी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4.864। देखिए हाँ जी, ये कैलकुलेट करके दिखा रहा है आपको। हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू क्या है? 0.0000 ही है उनके बीच का जो डिफरेंस है। मीन मेटल ट्रेसेस इन बॉटम वाटर में क्या है? 0.56। सरफेस वाटर में क्या निकाल के दिखाया है इसने? सरफेस वाटर में SW में 0.845 846। और फिर मीन डिफरेंस क्या बताया है इन दोनों के बीच का? 0.080। स्टैंडर्ड डेविएशन देखिए 0.05 कैलकुलेट करके बताया है। स्टैंडर्ड एरर भी बता दिया इन्होंने। एन क्या लिया है? 10 और डिग्री ऑफ फ्रीडम 9। टी वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करके बताइए 4.864, और पी वैल्यू जो है वो 0.009 है। तो हम इनको कंपेयर करेंगे। क्रिटिकल वैल्यू भी आप फाइंड आउट कर लेंगे। क्रिटिकल वैल्यू जो है आपकी 2.6221 है। देखिए अब पीडीएफ फाइल में चले जाइए क्रिटिकल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। क्रिटिकल वैल्यू कैसे आप फाइंड आउट करेंगे? क्रिटिकल वैल्यू जो है 2.262157158। क्रिटिकल वैल्यू के लिए क्या करेंगे आप? फंक्शन TINV, ठीक है, वो आप फाइंड आउट कर लेंगे। MS एक्सेल में ही यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, फंक्शन TINV। तो इसका आप क्रिटिकल वैल्यू इस फंक्शन से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए उसी शीट पे जाते हैं, शीट 1, और TINV देखिए नीचे आ गया ये फंक्शन में TINV। TINV को सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर। TINV को, फिर उसके बाद this function is available for compatibility with Excel 2007 and earlier returns the two-tailed inverse of the student's distribution। ये आपका 2007 में अवेलेबल है, हम 2010 में इसको अप्लाई कर रहे हैं, 19 में सॉरी। तो
आप यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे TINV। फॉर्मूला फंक्शन में देखिए, इंसर्ट फंक्शन में स्टैटिस्टिकल आप यहाँ पर देख लेंगे। स्टैटिस्टिकल, यहाँ पर स्टैटिस्टिकल फॉर्मूलाज में एवरेज डेविएशन है, एवरेज, ये सभी अवेलेबल हैं यहाँ पर, BCDEFGHIJKLMNOPTRSTTINV, ये रहा, इसको आप अप्लाई करेंगे TINV, ठीक है। TINV प्रोबेबिलिटी फर्स्ट लेंगे आप, ये ले लेंगे। सेकंड में आप डिग्री ऑफ फ्रीडम, सॉरी ये आप कैसे लेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या लेंगे यहाँ पर, डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी 9 है, तो इसको क्लिक कर देंगे। 0.05 और 9, ठीक है। सिग्निफिकेंस लेवल भी आपका लेना है आपने यहाँ पर, ठीक है। फॉर्मूलाज में इंसर्ट फंक्शंस में जाएंगे दोबारा से, यहाँ पर आप प्रोबेबिलिटी, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी लेनी है आपने, returns the left-tailed inverse of the students as distribution, and probability is the probability associated with two-tailed students as t distribution number 0 and 1 inclusive। इसको वैल्यू को कर दें, या तो मैं बाद में अप्लाई करके देखूंगा इसको, फिर मैं आपको समझाऊंगा। आपने फाइंड आउट करना है इंसर्ट फंक्शन में से स्टैटिस्टिकल में ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। अप्लाई करेंगे हम इस फॉर्मूले को दोबारा, और डिग्री ऑफ है आपकी यहाँ पर 9।
आपकी कैलकुलेट हो गई। ठीक है जी। इस फॉर्मूले को, इसको कैसे कैलकुलेट करना, आप अपने इंसर्ट फंक्शन पे जाएंगे। इंसर्ट फंक्शन पर जाके आपने फॉर्मूला स्टैटिस्टिकल ग्रुप में से स्टैटिस्टिकल कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। देखिए यहाँ पर बहुत सारी कैटेगरीज दे रखी हैं, हमने कौन सी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, स्टैटिस्टिकल। और उसके बाद हम कौन सा फॉर्मूला सेलेक्ट करेंगे, टू टेल्ड का, टी, ये वाला ऊपर वाला टी आई एन वी 2T। ओके पर क्लिक करेंगे। इसमें हम प्रोबेबिलिटी देंगे, क्या सिग्निफिकेंस लेवल है 0.05, और डिग्री ऑफ फ्रीडम हम क्या यूज कर रहे हैं 9। तो आपका ओके करेंगे 2.262157, ये आप कैलकुलेट कर लेंगे ऐसे। तो फिर क्या करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे अपने रिजल्ट को। कैलकुलेटेड जो वैल्यू है, कैलकुलेटेड वैल्यू टी की आपने फाइंड आउट किया 2.16। ये देखिए यहाँ पर आउटपुट में 2.16। देखिए पीडीएफ फाइल में, हाँ ये पेज है, लास्ट पेज। इंटरप्रेट कर रहे हैं हम अपने रिजल्ट को, जो अभी हमने MS एक्सेल में स्टैटिस्टिकल वैल्यू जो ये क्या कहते हैं उसको, मेगा स्टैट से आपने वैल्यू जो फाइंड आउट की थी 2.16, उसको आप कंपेयर करेंगे क्रिटिकल वैल्यू 2.26 से, जो अभी आपने एक्सेल में फॉर्मूलाज के हेल्प से जो स्टैटिस्टिक्स के इसमें कैटेगरी में गिवन था फॉर्मूला TINV वाला, उस फॉर्मूले से जो आपने कैलकुलेट किया वो अपना आपका 2.26 आया। इन दोनों को आप कंपेयर करेंगे, कैलकुलेटेड वैल्यू को क्रिटिकल वैल्यू से कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि क्रिटिकल वैल्यू जो है वो कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो क्रिटिकल वैल्यू से ज्यादा है या कम है। अब यहाँ पर देखिए क्रिटिकल वैल्यू क्या है 2.16 और क्रिटिकल वैल्यू क्या है 2.26। कैलकुलेटेड वैल्यू क्या है 2.16 और क्रिटिकल वैल्यू है 2.26। इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो कैलकुलेटेड वैल्यू जो है 2.16 वो क्रिटिकल वैल्यू से कम है 2.26 से। तो इसलिए हम क्या करेंगे, नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे। नल हाइपोथेसिस में हम क्या मान के चले थे कि इनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 के बाद आप नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं, हाइपोथेसिस टेस्ट फॉर अ प्रोपोर्शन। हाइपोथेसिस टेस्ट फॉर अ प्रोपोर्शन, और इससे नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप इस एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट कर लेंगे इस वीडियो की हेल्प से। थैंक यू क्लास।